आज से 45 साल पहले भी जयपुर में एक महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज ये हुआ करते थे। आज भी वही 4 कॉलेज है। अब किसी भी सरकार का हम चुने, किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को चुने, तो उसका आधार विकास होना चाहिए। अब विकास क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात जो मुझे कांग्रेस में प्लस पॉइंट लगी थी वो ये लगी थी कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता। धर्म बहुत अच्छी चीज है, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन आप राजनीति में धर्म को ले आए और विकास के मुद्दों को आपने गौण कर दिया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह की बातों को सोचता समझता हूँ। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा और बीजेपी का जो आधार रहा वो धर्म का आधार रहा। आप 75 साल के व्यक्ति हो और देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, है, तीसरी बार चांस लेना चाहते हो और युवाओं को अग्निवीर योजना से जोड़ के 4 साल में रिटायर कर रहे हो। आप एक संघर्ष का जो दूसरा नाम है वो पुष्पेंद्र भारद्वाज। आज किसी भी वार्ड के अंदर किसी भी कोई भी समस्या होती है, आज भी पुष्पेंद्र को याद करते हैं लोग। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। नहीं, बहुत अच्छी। सबसे पहले एक बार आप अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारे पब्लिक को। राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम जो है बलराम भारद्वाज नाम है और मैं अपने राजस्थान हाई कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और बहुत लंबे समय से मैं एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मुझे पार्टी ने समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी और अभी वर्तमान में मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ और पार्टी का शहर उपाध्यक्ष भी हूँ और वकालत का पिछले 25 सालों से वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। सर आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? स्टार्टिंग मतलब मिडिल क्लास, हाई क्लास? मेरा जो जीवन रहा है, आपको मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा जन्म सांगानेर में हुआ और एक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति थे। रहने वाले हम डिग्गी मालपुरा के हैं और मेरे दादाजी भी अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे। और मेरा जो जीवन रहा आप ये देखिए कि शुरुआती मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो सांगानेर में हुई। सरकारी विद्यालय से मैंने सारी सारी शिक्षा ली, प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद में कि मेरी शिक्षा के लिए जैसे सांगानेर विधानसभा जो है अब तो काफी डेवलप हो गया, लेकिन पहले आज से अपन 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 40-45 साल पहले की, कि उस समय सांगानेर में इतने विद्यालय नहीं हुआ करते थे प्राइवेट। एजुकेशन सिस्टम हाँ, पीछे था। एजुकेशन स्टूडियो। तो मैंने अपनी शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा जब सांगानेर से ली, उसके बाद में मेरा रुझान विज्ञान क्षेत्र में था कि मैं विज्ञान विषय लूं और जीवन में एक अच्छा डॉक्टर बनूं। तो मैंने विज्ञान विषय के लिए अपने गांधीनगर विद्यालय में पौधार स्कूल में एडमिशन लिया, साइंस फैकल्टी में। मेरे टाइम के अंदर सीनियर सेकेंडरी नहीं चला करती थी, कक्षा 11 के बाद में कॉलेज में एडमिशन मिल जाया करता था। तो कक्षा मैंने शायद छठी क्लास तक तो सांगानेर में अध्ययन किया। उसके बाद में मेरी जो शिक्षा हुई वो जयपुर में अपने गांधीनगर पौधार स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई करी और वहीं से विज्ञान विषय लिया कक्षा 11 के बाद में। और 11 के बाद में जैसे आजकल जो नीट एग्जाम होता है, पहले हमारे टाइम में पीएमटी चला करता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पढ़ाई में अच्छे होने के कारण और मेरे रुझान के कारण भी मुझे लगता था कि भाई हम मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मैंने इस विषय में तैयारी करी मेडिकल की और मेडिकल में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन सिलेक्शन के बाद में ऐसा कहते हैं ना कि भाई जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। सबसे बड़ी बात ये, जो ऊपर से लिख के आ जाता है पहले ही। आपका कर्म चाहे कितना ही कर रहे हैं लेकिन जो भाग्य में लिखा रहता है उससे बढ़ के आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद में एक दुर्घटना हो गई मेरे साथ में, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो वो मुझे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ना पड़ा। स्टार्टिंग के अंदर ही 3-4 महीने में ही मुझे वो छोड़ना भी पड़ा मेडिकल प्रोफेशन। फिर मैंने अपनी शिक्षा के लिए फिर अपने जयपुर से ही बीएससी किया। बीएससी के बाद में फिर एमएससी किया। एमएससी के बाद में फिर मेरा जैसे फादर मेरे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी मेरे को कहा भी आप मोटिवेट किया कि बेटे आप की शिक्षा के क्षेत्र में आइए। तो फिर मैंने बीएड भी कर लिया उस समय, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन के बाद में जो मेरा मुझे लगने लगा कि यार अपन साइंस फैकल्टी के विद्यार्थी रहे हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसके बाद में फिर मेरे को वकालत का अच्छा लगा कि यार वकालत के पेशे में चला जाए। तो फिर मैंने एलएलबी करके एलएलएम किया राजस्थान विश्वविद्यालय से। और इस तरह मैं अपनी पूरी शिक्षा लेकर और मैंने करीबन 1998 में
1998 में मैंने अपनी वकालत का पेशा शुरू कर दिया। तब से मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ। सर आपने बताया आप कांग्रेस पार्टी से काफी टाइम से हाँ। जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का रीजन क्या था? नहीं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पिछले करीबन अगर याद किया जाए तो मैं करीबन 20 सालों से भी ज्यादा समय मुझे पार्टी से जुड़े हो गया। कारण ये था कि विश्वविद्यालय स्तर पे भी हम एनएसयूआई से जुड़े हुए थे। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे और आज भी हैं, मैं उनसे प्रभावित था। मेरे कई लोग जानकार थे, जी परवेंद्र जी हुए, सुरेश मिश्रा जी हुए, तो उन लोगों ने मोटिवेट भी किया। दूसरा, एक पुरानी पार्टी थी, अच्छे लीडर थे इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कांग्रेस में प्लस पॉइंट लगी थी वो ये लगी थी कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता। एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था कि यहाँ व्यक्ति की धर्म नहीं देखा जाता, धर्म के आधार पे कुछ नहीं है। यहाँ व्यक्ति के विकास के आधार पर, पार्टी के आधार पर इस तरह का आकलन था। तो मुझे इन चीजों ने मोटिवेट किया। गहलोत साहब से मैं प्रभावित रहा शुरू से ही और उनको अपना आदर्श भी मानता पहले के हूँ। टाइम में अपनी सीएम थे। हाँ, अभी भी पिछली सरकार में सीएम साहब थे। इस प्रकार मैं पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा सर आपने बताया कांग्रेस पार्टी जातिवाद नहीं करती, बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, बीजेपी को लोग हिंदुओं की पार्टी मान रहे हैं हूँ। और कांग्रेस को मोमडन की पार्टी। नहीं, उसका कारण ये है कि देखिए, एक जो चीज नई चीज उभर के आई है इन दिनों में, पिछले कई सालों से, वो है मार्केटिंग। जिस चीज की मार्केटिंग आप ज्यादा कर दोगे, प्रचार ज्यादा कर दोगे, लोग बाग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस तरफ झुकाव चल जाता है। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका मूल उद्देश्य है, कभी भी चुनाव होता है वो विकास का आधार नहीं होता। अब किसी भी सरकार का हम चुने, किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को चुने, तो उसका आधार विकास होना चाहिए। अब विकास क्या किए, आज से 45 साल पहले भी जयपुर में एक महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज ये हुआ करते थे। आज भी वही 4 कॉलेज है। आज भी वही 4 कॉलेज है। एक बार में देखिए आप, कई सरकारें आई। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा और बीजेपी का जो आधार रहा, वो धर्म का आधार रहा। इन्होंने लोगों में ट्रेप लोगों का माइंड वॉश करना और लोगों को धर्म के आधार पे, धर्म बहुत अच्छी चीज है, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ, धर्म को मानना चाहिए। लेकिन आप राजनीति में धर्म को ले आए और विकास के मुद्दों को आपने गौण कर दिया। ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह की बातों को सोचता समझता होगा। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का मैं अच्छा मानता हूँ, उनका मैनिफेस्टो, उनके नियम सिद्धांत अच्छा मानता हूँ। आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी को कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय, जैसे आपने कहा कि साहब बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, नहीं मानते लोग, मैंने कहा नहीं। आप जैसे कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि ये वास्तव में हिंदुओं की पार्टी जो है, वास्तव में वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी ने तो केवल झूठा प्रचार कर रखा है। कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ये मिथ्या प्रचार कर रखा है कि साहब ये, हाँ, ये मिथ्या प्रचार कर रखा है कि ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हम जो जिस चीज में पिछड़े हुए हैं वो है, हम धर्म के मामले में पिछड़े हुए हैं। हम कभी भी राजनीति, धर्म को राजनीति में नहीं लाते। हमारा मेन मोटिव रहता है विकास, कि हम विकास को, नौजवानों के लिए क्या किया, सीधा जनता से जुड़े। हमने कभी भी राजनीति में धर्म को नहीं लाई, जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है ना। ये अब आप देखिए, कहीं भी चुनाव लड़ लीजिए, बीजेपी सबसे पहले धार्मिक प्रचार करती है, हिंदू हिंदू करती रहती है। अरे अरे भाई, आप विकास की बात करो ना, आपने किया क्या? आप विकास के आधार पर वोट मांगो। आप धर्म के आधार पर, राम तो सबके ही हैं जी, राम और महादेव भगवान, विष्णु भगवान आपके हैं क्या? वो तो सबके ही हैं। वो तो मोमडन आप बीच में अब ये गाना सुना होगा, हम जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अरे राम को आप लाए थे क्या? आप इतने बड़े हो गए कि आप भगवान श्री राम को ले आए आप। तो इसका ये जो है, आजकल की युवा पीढ़ी वगैरह है, लोग बाग हैं, उनका माइंड वॉश करना कि आप धर्म से जुड़े हो, आप हिंदू हो, आप हमें वोट दीजिए, ये एक बीजेपी का एक प्लस पॉइंट मान लीजिए और कांग्रेस का, जैसा लोग मानते हैं, माइनस पॉइंट मान लीजिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये जो है। सर बीजेपी सबसे ज्यादा माइंड वॉश युवाओं का कर रही है, बट ये उनके ऊपर बहुत अफेक्ट डालेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उनका विकास नहीं होगा, इकोनॉमी रेट गिर जाएगी। बिल्कुल। तो इससे कितनी कितनी देखिए, आज के युवा को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप, मंदिर एक अलग मुद्दा है, धर्म एक अलग मुद्दा है। सब मानते हैं धर्म को, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन जहां विकास की बात हो रही है, युवाओं के रोजगार के अवसर की बात हो रही है, आप 75 साल के व्यक्ति हो और देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो,
है? तीसरी बार चांस लेना चाहते हो और युवाओं को अग्निवीर योजना से जोड़ के 4 साल में रिटायर कर रहे हो आप। है? ये कहाँ का न्याय है? युवाओं को 4 साल में रिटायर कर देना चाहते हो आप, रिटायरमेंट ले लो, और आप 75 साल के आप सर्विस करना चाहते हो, आप जनता की सेवा करना चाहते हो। तो ये एक बरगलाने का काम है जनता को, धर्म के आधार पे। आप हिंदुत्व के आधार पर, धर्म के आधार पर जनता को बरगला दो, और जनता जब वोट डालने जाती है तो सिर्फ माइंड में ये रहता है, हम हिंदू हैं साहब। सामने वाली पार्टी वाला व्यक्ति, जो सामने वाली पार्टी खड़ी है वो हिंदुओं की पार्टी है, हम तो उसको वोट डालेंगे, और यही इनकी जीत का आधार है। सर आपने कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेताओं के साथ मिलकर काम किया है? देखिए, मैं एक लंबा समय मेरे जो कांग्रेस पार्टी में हो गया, और करीब करीब अधिकतर लोगों के साथ में पार्टी में मेरा सहयोग भी रहा, अनेक जिम्मेदारियां भी मिली। और वर्तमान में सांगानेर विधान, देखिए मेरा ये मानना है कि हम प्रदेश और जिले की राजनीति बाद में करें, पहले हम जहाँ रहते हैं, जिस विधानसभा में रहते हैं, वहां की राजनीति जरूर करें, वहां लोगों को जोड़े। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 चुनावों के अंदर हमारे सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट मिला, युवाओं की एक चाहती रही। आज सांगानेर विधानसभा में आप कहीं चले जाएं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आप पुष्पेंद्र का नाम ले दीजिए, विकास का नाम ले दीजिए, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पुष्पेंद्र जी। आज किसी भी वार्ड के अंदर किसी भी कोई भी समस्या होती है, आज भी पुष्पेंद्र को याद करते हैं लोग बाग। उसका कारण यही है कि युवाओं के अंदर चहेते रहेंगे, काम कराया है। जी, आज आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि आज व्यक्ति जानता है आपका कोई सहयोग करेगा, कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है तो आप उसके लिए तैयार हो गए। आप अब रहा सवाल चुनाव जीतने हारने का, आप कहें सर जब इतने ही लोकप्रिय थे तो चुनाव क्यों नहीं जीता? अब जीतने हारने का मैंने बात बताई है आपको। बीजेपी का जो एक चेहरा है, सामने वाले का जो चेहरा है, वो हिंदुत्व हिंदुत्व करके बरगला के लोगों को, और वोट वहां डल जाते हैं। सर मिस्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज की आपने बात कर ही ली, तो ये काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं जी, और 2 साल से मतलब 2 बार लड़ चुके चुनाव, फिर इनकी हार का सबसे बड़ा कारण देखिए, पुष्पेंद्र को अगर मैं नाम दूं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक संघर्ष का जो दूसरा नाम है वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है। मैंने बहुत नजदीकी से पुष्पेंद्र को देखा है, जाना है, कि जिस लड़के ने सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो लड़का फील्ड में रहता हो, जो व्यक्ति अपना घर बार अपना परिवार सारा छोड़ के जनता के लिए समर्पित हो, जो व्यक्ति सारे जनता की समस्याओं को सुनता हो, जिस व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि ये भाजपा का या कांग्रेस का, ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी बात को सुनना, उसके लिए प्रयास करना, उसका काम कराना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो पुष्पेंद्र जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर, 2 बार चुनाव लड़े, उससे पहले विश्वविद्यालय में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। वो जहां भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी जो जीत हुई, उनका एक मेन कारण यही था कि लोगों की बात को ध्यान से सुनना, उनकी समस्या को सुनना, और उसके लिए उसके समाधान का प्रयास करना। ये उनका मेन मोटिव है, और आज भी ये कर रहे हैं, वो चुनाव हारने के बाद भी आज भी जनता की समस्या सुनते हैं। कोई पद न होने के बाद भी आज देखिए, पार्टी में बहुत बड़ा पद है, पार्टी वाले कोई मतलब आज जनप्रतिनिधि नहीं है, आप ये कह सकते हैं विधानसभा का चुनाव नहीं जीता। विधानसभा में पूछना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि पिछले 5 साल से वो सांगानेर के विधायक ही थे। अशोक लाहौटी जी चुनाव जरूर जीते थे, लेकिन जो वास्तविक विधायक थे, असली विधायक थे, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी थे। आज सांगानेर में जितना भी काम हुआ, ये सड़कें बनी, आपके ये बोरिंग लगे, लाइटें लगी, आप कहीं से पूछ लीजिए, पुष्पेंद्र ने लगवाई है। अब वो एक भाग्य खेल लीजिए उसको, या किस्मत कह लीजिए, या ये वोटों का डाइवर्जन समझ लीजिए, हिंदू हिंदू करके आप, वो एक अलग बात है, हार जीत। लेकिन पुष्पेंद्र जी ने वास्तव में संघर्ष किया है, और ये मैं नहीं, हर बच्चा बच्चा कह रहा है सांगानेर में। आप पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए एक लाइन क्या बोलना है? देखिए, मैं पुष्पेंद्र के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर संघर्ष का कोई दूसरा नाम है तो वो है पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र भारद्वाज को अगर संघर्ष का कोई, द सेकंड नेम ऑफ द स्ट्रगल इज द पुष्पेंद्र भारद्वाज। कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए मैं ये कहूंगा बहुत स्कोप है, क्योंकि राहुल गांधी खुद युवा हैं। अब राहुल गांधी की, आप कहोगे सर कई लोगों के ने मजाक बना दिया, ये कर दिया, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी हाई एजुकेटेड पर्सन है, और युवाओं को जो सबसे ज्यादा अवसर दिए, नए चेहरों को। अब आप देखिए, राजस्थान में 13 नवंबर को बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव, 7 सीटों के लिए। उसमें कम से कम आपको 6 चेहरे नए मिलेंगे आपको।
यानी कि नए लोगों को अवसर देना, नए लोगों को मौका देना, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। ये कहते हैं ना बीजेपी वाले परिवारवाद, परिवारवाद, अरे परिवारवाद तो आपने चला रखा है? परिवारवाद तो आपने चला रखा है। कांग्रेस का कहाँ परिवारवाद है? आप एक बार बताइए आप। हमेशा नए व्यक्ति को टिकट मिलता है। और आप पिछला विधानसभा चुनाव देख लीजिए, आपको कम से कम 100 से भी अधिक युवा व्यक्ति मिलेंगे उसमें जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है। तो युवाओं के लिए अगर पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो जगह है, स्थिति है, वो कांग्रेस पार्टी है। सर अगर कोई मिडिल क्लास से है हम्म। और अगर उसे कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है? देखिए, अगर कोई मिडिल क्लास से है और वो व्यक्ति राजनीति का इच्छुक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में सबसे बड़ी बात कि वो ये देख ले। देखिए, राजनीति में उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है जिनके फादर या बड़ा भाई पहले से राजनीति में, उनके लिए एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है और वो राजनीति में काम करना चाहता है, तो उसको जो उस व्यक्ति को जो अवसर मिलेगा, उस व्यक्ति को जो मौका मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख पार्टी है। बीजेपी में तो भीड़ लग रही है लोगों की। कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए सबसे अच्छा स्थान है। कांग्रेस पार्टी युवाओं की सुनती है, युवाओं के लिए काम करती है और सीधे व्यक्ति से जुड़ी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को एक नई लीडरशिप और एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है? देखिए, आपने ये अच्छी बात बताई। हमारे पास में एक युवा नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमारे पास युवा नेतृत्व सचिन पायलट के रूप में है। तो नया नए व्यक्ति की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। परिवर्तन समय की मांग है। अब कोई नया व्यक्ति अच्छा क्वालिफाइड व्यक्ति है, अच्छा प्रवक्ता है, तो पार्टी जरूर लेती है उसको। क्यों नहीं लेती है? सर कांग्रेस पार्टी पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगना एक अलग बात है, क्या? लेकिन न्यायालय में वो आरोप साबित हो जाना एक अलग बात है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी भी खूब लगते हैं, कांग्रेस में भी लगते हैं, लेकिन उस आरोपों का साबित हो जाना न्यायालय में, वो एक अलग बात है। तो भ्रष्टाचार के जैसा आपने बताया, अभी कांग्रेस पे आरोप लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार व्यक्ति द्वेष की भावना में भी आरोप लगा देता है। द्वेष की भावना होती है राजनीति के अंदर। तो वो कितने आरोप सत्य साबित हुए न्यायालय में, उसकी बात करें अपन। तो मैं नहीं समझता कोई न्यायालय में कोई आरोप। अभी पिछली विधानसभा में आपने लोडासरे जी के बारे में लोगों ने कहा भी आरएस का पेपर ये है वो है, ऐसी अफवाह सुनने को मिली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, न्यायालय ने ऐसा कुछ संज्ञान नहीं लिया। अगर न्यायालय में कोई आरोप साबित होता है, तब प्रमाणित होता है, तब हम माने भाई उस व्यक्ति पे आरोप लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, विपक्षी लोग लगाते ही हैं। कांग्रेस पार्टी फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीजें काम करने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कांग्रेस पार्टी की नजर सिर्फ युवाओं पर है। युवा लोगों का भविष्य खराब नहीं हो, युवा लोग कैसे आगे बढ़े और कैसे उनको नौकरियां मिले, किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, किस प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था हो, किस प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था हो, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए, अब आप देखिए, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भी आप सेना में अग्निवीर योजना चालू कर दो, 4 साल की सर्विस दे दो। कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम किए परमानेंट काम किए। अग्निवीर योजना का खूब विरोध किया। और कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए, आपको न्याय की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था है, बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी खूब प्रयास कर रही है। सर कोई एक मिडिल क्लास का बंदा जो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी हमारी इसके इलेक्शन अगर उसको पॉलिटिक्स में जाना है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ना, अब लड़िए, कौन मना करता है। हेल्प किस तरीके चाहते हैं आप? मतलब वो यहाँ से अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकता। और आपको ये भी बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विश्वविद्यालय स्तर से आए हैं। और विश्वविद्यालय में हमारे छात्र विंग की इकाई है एनएसयूआई, एनएसयूआई से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि आपको उसमें वर्क तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा पार्टी के लिए, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके पार्टी आपको संज्ञान में लेगी और तब जाके पार्टी आपको टिकट भी देगी और एक अच्छे पद भी देगी। हमारी पार्टी में विशेषता ये, अभी अभी लोग पूछ रहे थे, कई चैनल वाले, कि सर आपने अभी बाई इलेक्शन हुआ
और 24 घंटे पहले लिस्ट आउट करी, जबकि बीजेपी ने पहले लिस्ट आउट कर दी। आपने क्यों नहीं करी? देखिए, बीजेपी में जब लिस्टें आउट होती है तो वो 3-4 दिन पहले आउट कर देते हैं। कारण ये, वो जानते हैं बगावत होगी। वो जानते हैं कि जिन लोगों को हमने टिकट दिया है उनके सब खिलाफ है, बगावत होगी। उस बगावत को शांत करने के लिए, उन लोगों को चुप कराने के लिए वो 3-4 दिन पहले टिकट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हम 24 घंटे पहले अनाउंसमेंट करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं, सब व्यक्ति संगठन के साथ रहते हैं। जिस व्यक्ति ने टिकट फाइनल कर दिया, सब उसके साथ। सर, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कोई कितनी मेहनत कर ले, बट वहाँ पर किसको जीताना ये सब कुछ मतलब पहले से मतलब जातिवाद के नाम पर इन पे डिसाइड हो जाता है। देखिए, वो मैंने आपको बात बताई है कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ व्यक्ति मेहनत करता है, लोगों का साथ मिलता है, वहां व्यक्ति चुनाव भी जीत जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी है, जैसे सांगानेर, आपका मैं इशारा समझ गया सांगानेर विधानसभा की तरफ। सांगानेर विधानसभा जो है, शुरू से ही ये इंदिरा मायाराम जी के टाइम के बाद से बीजेपी का गढ़ रही है, पहली बात ये। और और वो गढ़ भी क्यों रही, उसका सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी ने यहाँ धर्म की राजनीति शुरू कर दी। और जब धर्म का बाण चलता है तो फिर आप जानते हो उसके आगे कोई टिक नहीं पाता है। ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ना धर्म का, चाहे उसके आगे कितना ही विकास कर लो, चाहे आप लोगों को कितना ही समझा दो, वो विकास नहीं चाहता। हम सब ये तो धर्म, हिंदुओं की पार्टी, हिंदू है हम तो, है ना? अरे वो सामने वाला जो खड़ा है वो भी हिंदू है। सांगानेर में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। और ब्राह्मण समाज जो है, मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, वो अधिकतर लोग जो युवा लोग हैं, वो इस बात से बंध गए कि साहब ये बीजेपी जो है हिंदुओं की पार्टी है और ये धर्म की रक्षा करती है, मंदिर बनाती है? लेकिन वो विकास के मुद्दे भूल गई। इस संगठन में विकास कौन कराता है? आप, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, और आज के आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी व्यक्ति का चुनाव करें, किसी पार्टी का चुनाव करें, तो उसका आधार विकास रखें। भाई इन्होंने हमारे यहाँ क्या कराया, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं ये। अब धर्म का मुद्दा, मंदिर बनाना, भगवान की आराधना करना, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप धर्म को राजनीति में लिए, अब बीजेपी के लोगों ने गेरुआ वस्त्र पहनना शुरू कर दिए है। बाबा जी को टिकट दे रहे हो आप, है? बाबा जी को टिकट दे रहे हो, जिनका काम धर्म जपना था, भगवान का नाम लेना था, है? वो अब राजनीति सक्रिय हो रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। ज्यादा टिकट उनको मिल रहे हैं। तो ये सब कारण रहता है, क्योंकि देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ धार्मिक भावनाएं कूट कूट के लोगों में भरी हुई है। यह धार्मिक रूप से व्यक्ति मरने मारने को भी तैयार रहता है। अब इस चीज का फायदा बीजेपी पार्टी ने उठाया। 2014 के बाद में हिंदू खतरे में आ गया। अब आप इनसे पूछो कि 2014 से पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं था? है? सारे के सारे जितने भी संवैधानिक पद हैं, सब हिंदुओं के पास हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो? आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हो? आप यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हो? आज सारे के सारे संवैधानिक पद राहुल जी हिंदुओं के पास है, फिर भी ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में हो गया भाई? केवल बरगलाने का काम, लोगों को मिसगाइड करने का काम, सिर्फ बीजेपी का काम है, झूठ बोलना। अभी आपने देखो हाल फिलहाल में, अब वो एक इनके कैबिनेट मंत्री थे किरोड़ी लाल मीणा, चर्चित व्यक्ति रहे, कहीं भी पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। आरक्षण के टाइम के अंदर उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, लंबे लंबे भाषण, और अपने आप को ये सिद्ध किया मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ। कि साहब किरोड़ी लाल जी को तो एमएलए बना दिया, सांसद बना दिया, भाई आरएस मिल गया। अब मेरे पड़ोस में जो मजदूर रहता है पहाड़ तोड़ने वाला, उसका नंबर कब आएगा? उसको भी मौका दीजिए। अब क्या हुआ, जब टिकट का वितरण हुआ, अपने भाई को टिकट दिला दिया आपने। आप जनरल सीट में भी आप जनरल सीट में भी एसटी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो जनरल सीट वाला व्यक्ति कहां जाएगा भाई? आप किरोड़ी लाल जी का प्रभाव इतना था पार्टी के अंदर, उन्होंने अपने भाई को टिकट दिला दिया 2 साल से, जबकि वो ये कहते थे, नहीं अभी उपचुनाव के अंदर कुछ टाइम पहले भी उन्होंने किसको दिलाया था अपने भाइयों को? वो टिकट दिलाते ही रहते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर वो चाहते हैं तो किसी और कार्यकर्ता को आने देते हैं मौका। आप किसी और कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं देते हो? किसी और कार्यकर्ता को मौका दो। आप भाषण तो ये देते हो सबको मौका मिलना चाहिए, है? लेकिन आपकी कथनी में फर्क है। आपकी कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आप चाहती तो 2 साल से किसी और को टिकट दिलाते। आप, आपकी पत्नी विधायक बन गई, मंत्री बन गई, आपको सांसद बन गई, मंत्री बन गई, आपका भतीजा वर्तमान में विधायक है महुआ से,
है। और आपने अपने भाई को टिकट दिला दिया, आप कहते हो परिवारवाद कांग्रेस का है? परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हो आप, और अपने पूरे पूरे कुनबे को आपने राजनीति में सक्रिय कर दिया, टिकट दिला दिया। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आप देख लेना, ये 7 सीटें जो आ रही है, लोग बाग जागरूक हो गए, अब अवेयर हो गए। ये वन वे ट्रैफिक है, जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं ना, सातों की सातों सीट कांग्रेस के पास में आएगी। पहले से 4 सीटें थी कांग्रेस के पास में, अब ये सातों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। कोई रोक नहीं सकता इन सीटों को, क्योंकि लोग बाग समझ गए इनकी नीतियों को, इनकी दोगली नीतियों को, कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो यार, लोगों को बरगला रहे हो आप, भ्रष्टाचार कर रहे हो आप, कि आप कहते कुछ हो। आपने कहा कि मजदूर को टिकट मिलना चाहिए, मजदूर का भी कल्याण होना चाहिए, अब कहाँ गया वो बात? किसी और कार्यकर्ता को टिकट दिलाते हैं आप? आपको क्या जरूरत थी विधायक की? आप तो वैसे जनसेवा कर लो आप। तो ये तो इनकी कथनी करने में फर्क। सर 2024 के इलेक्शन में मैंने देखा, एक व्यक्ति होता है जो सरपंच होता है और उसे डायरेक्ट स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके बारे में क्या ये उसका कारण ये है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, आपने भजन लाल जी का प्रश्न किया, कि सरकार जो राजस्थान में चल रही है, भजन लाल की सरकार नहीं चल रही है, वो मोदी सरकार चल रही है। ये सुंदर राजे सिंधिया को उन्होंने नहीं बनाया, गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये लोग मानने वाले नहीं है। हम अपने हिसाब से इन पे रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा सकते। अब भजन लाल जी बेचारे सीधे व्यक्ति हैं, पहली बार टिकट मिला है, पहली बार विधायक बने, पहली बार सीएम बना दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या इतिहास के अंदर? उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं, ब्यूरोक्रेट्स से कैसे काम कराने हैं, क्या कराने हैं, अभी अनुभव नहीं है वास्तव में, क्योंकि मंत्री रहे ही नहीं कभी, वो विधायक रहे ही नहीं। तो ये तो एक सोची समझी साजिश थी। वो कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है रबड़ स्टैम्प, कि सारे आदेश वहां से मिलेंगे, आपको तो केवल उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, साइन करने हैं, बात खत्म। तो एक सरपंच से जो व्यक्ति सीधा सीएम बना है, वो एक मैनिपुलेटेड, एक रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं। और पिछले 10 महीने से आपने देख भी रहे होंगे आप क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर। इनकी पार्टी के खुद विधायक आरोप लगा रहे हैं, इनकी जो पार्टी के विधायक हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, खूब आरोप लगा रहे हैं सब, कुछ काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि सारे काम तो वहां दिल्ली से आते हैं। जब तक दिल्ली से आदेश नहीं मिलेगा किसी भी काम को करने का, ये काम कर नहीं सकते। सर हमारे देश है, इसके अंदर अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उनको भी पॉलिटिक्स में लाया जाता है। ये कितना खतरा बनेंगे देश के लिए? देखिए, ये आपने अच्छी बात कही, कि जिस तरह आज एक चपड़ासी बनने के लिए भी एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति एक आईएएस व्यक्ति से काम कराता है। एक आईएएस व्यक्ति जो है, यूपीएससी जिसने क्लियर करी है, वो उसके अंडर में काम कर रहा है जो अनपढ़ गंवार है। ये एक बहुत खतरे की घंटी है देश के लिए, एक खतरे, क्योंकि वो वास्तव में फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति, जो आईएएस व्यक्ति है, वो किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, वो उसका अधिकारी बन गया, वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए ये एक खतरा है हिंदुस्तान के लिए, ये भारत के लिए खतरा है। इस तरह की विचारधारा, इस तरह के काम नहीं करें, नहीं तो लोगों में एक रोष प्राप्त हो जाएगा। यहाँ की जो ये जो प्रजातंत्र, संवैधानिक चीजें, ये सब कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। सर एक केस आया था, एक विधायक होता है जो एक आईएएस ऑफिसर के थप्पड़ मार देता, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, उसका कारण ये है कि आईएएस व्यक्ति जो होता है वो एक सरकारी सेवा में होता है, और विधायक जो व्यक्ति है वो सरकार में शामिल है। अब वो वाली बात है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अरे गलत तो बहुत चीजें हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। आज न्यायपालिका भी सरेंडर हो गई। आप देखिए, न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम जो था, पहले ये बड़ा विश्वसनीय सिस्टम था, न्यायपालिका को लोग बड़े विश्वसनीय मानते थे, न्यायपालिका से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब न्यायपालिका भी धीरे धीरे सरेंडर हो रही है, आईडी वगैरह सब अधीनस्थ हो गए, आईडी सीबीआई सब सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है देश के अंदर, ये चीजें बड़ी खतरनाक चीजें हैं। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा समझदार है, उसके मन में इन सब चीजों का रोष है, वो ये चीजें जानना चाहता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है यार। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एक ऐसा व्यक्ति जिसपे कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। आज आप एक सरकारी सेवा कीजिए, सरकारी नौकरी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप, जब अगर कोई केस आप पर विचाराधीन है, लंबित है, आपको सरकारी सर्विस मिलेगी ही नहीं। और हमारे देश का सिस्टम ये है, कोई विधायक का चुनाव लड़ ले, कोई सांसद का चुनाव लड़ ले, चाहे कितने केस लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ये सिस्टम अब चलने वाला नहीं है।
सर हमारे देश में आज भी वही पुरानी एजुकेशन दी जा रही है। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे देश के अंदर आए। तो इसके बारे में आप क्या बोलना? देखिए, एजुकेशन जो है, एजुकेशन का सबसे, आपको मालूम है, आईटी जो क्षेत्र है, राजीव गांधी जी ने सबसे पहले आईटी की शुरुआत करी। संचार क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, राजीव गांधी जी माने जाते हैं। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है आज तक, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। पहली बात मैं बता दूं आपको। और शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा को ऐसा रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, रोजगार उत्पन्न करे। आज जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है और हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो 10 साल पीछे हैं। उन कॉर्पोरेट सेक्टरों को, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को वो आवश्यकता ही नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो। अब आप, इन्होंने एक नया फंडा कर दिया, साहब वीर सावरकर का लेसन जोड़ देंगे, महात्मा गांधी को हटा देंगे, किसी का नाम बदल देंगे। इन सब चीजों से क्या होगा? आप किसी, आज किसी शहर का नाम, किसी गली का नाम, किसी लेसन को आप हटा के नया जोड़ रहे हो, उससे क्या होगा? आप ऐसी शिक्षा दो जिससे बच्चों को कोई सा कोई रोजगार मिले, जिससे बच्चे अपने आप पर सेल्फ डिपेंड हो। और ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों को आवश्यकता है। हमारा जो शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल बोगस सिस्टम है। आज भी हम बहुत बहुत सालों से पीछे हैं। आज हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, वो किसी काम का नहीं है। कोई नौकरी तो क्या, उसको चपरासी तक नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसके काम का ही नहीं है। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो स्नातक की परीक्षा पास करी है, वो कंपनियों के लिए काम की नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है, आज का बच्चा, वो सेल्फ डिपेंड बन जाए उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने खूब काम किया। सर कांग्रेस पार्टी एजुकेशन के लिए क्या करने का विचार बना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एजुकेशन के लिए आपको अभी भी मालूम है, आजकल क्या है, समय की मांगे इंग्लिश। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी सरकारी विद्यालय थे, उनको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में बनाया। अब वो अलग बात है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, उनको सबको बंद कर रही है, हटा रही है, क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य था कि बच्चे, अगर किसी देश को आपको बहुत आगे तक ले जाना है, तो वहां के युवाओं को लायक बना दो आप। वहां के युवा बच्चे हैं, उनको लायक कर दो, और समय के साथ चलना। आज इंग्लिश जरूरी है, अंग्रेजी आना बच्चों के लिए जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी सरकारी विद्यालय थे, सबको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, तो समझते हैं, कुछ तो इंग्लिश सीखेगा। कांग्रेस पार्टी शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है। आप एक सीनियर एडवोकेट भी हो, तो कभी कोई ऐसा केस आया जिसको सोल्व करने में बहुत परेशानी हुई है? देखिए, वकालत का जो पेशा है, उसमें कोई भी जो मुकदमा वगैरह आता है, वो मुकदमे पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह के हमें साक्ष्य मिले, किस तरह के सबूत मिले। कई केस ऐसे भी आ जाते हैं जिनको सुलझाने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी तकलीफ आती है, कई तरह की आ जाती है केस वगैरह इस तरह। कोई एक ऐसा केस जिसकी स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे? कई बार ऐसे भी केस आए सामने कि जैसे, मोस्टली मैं क्या पारिवारिक मुकदमों को हम्म। की ज़्यादा वरीयता देता हूँ। पारिवारिक केसेस वगैरह ज़्यादा है मेरे पास में, कि हम 3 साल तक केस लड़ते रहे। हम्म। पारिवारिक विवाद था एक पति पत्नी में, और 3 साल बाद में जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, वो अपने आप ही सेटलमेंट हो गया, न्यायालय के बाहर ही सेटलमेंट हो गया। वो पति पत्नी जो आपस में विवाद चल रहा था उनका, वो दोनों जब हमारे पास आए थे मुकदमा लेके न्यायालय में, तो दोनों अलग अलग होना चाहते थे। डिवोर्स। लेकिन आप जानते हैं, न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया होती है, न्यायालय का एक अलग नियम होता है। आज की आज फैसला नहीं हो सकता। न्यायालय अनेक प्रक्रियाओं को अपनाता है। उन प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद में न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। वो करीबन 3-4 साल से केस चल रहा था, उनका तारीखें पड़ती थी। और चौथे साल में जब हम किसी नतीजे पर पहुंचने लगे, तो उन्होंने अपने आप ही फैसला कर लिया, कोर्ट के बाहर ही। उनका, सर अब हमें न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। वो आपस में दोनों का मिलन हो गया, मेल मिलाप हो गया, कि हमें न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। तो कई प्रकार के केस ऐसे भी आ जाते हैं कि न्यायालय की अपनी प्रक्रिया हो जाती है, तो कई बार कि प्रार्थी वगैरह, परिवादी वगैरह फेडअप भी हो जाते हैं कि न्यायालय से दुखी हो गए सर, हम अपने केस अपने आप ही ले लेते हैं। तो कई प्रकार के इस मुकदमे भी है। सर इनमें लेट और डिले होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? देखिए, लेट और डिले का कारण ये है कि न्यायालय की, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जुडिशरी जो सिस्टम है, न्यायपालिका, वो हर चीज़ में, जैसे हर चीज़ में क्या, कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। कभी किसी से गवाह का नहीं मिलना होना, कभी
अब 12 महीने में 4-5 तारीखें पड़ती है, उस पर कोई गवाह नहीं आया, या परिवादी बीमार पड़ गया, या वादी बीमार पड़ गया। तो कई कारण होते हैं इसके, कोई शपथ पत्र नहीं लगा। इस कारण से, और फिर हमारे यहाँ क्या है सबसे बड़ी समस्या, कि मुकदमे काफी लंबित मात्रा में है, जजों की संख्या कम। उन मुकदमों की तुलना की अपेक्षा जजों की संख्या बहुत कम है। तो मुकदमों का निपटारा करने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। उस दौरान लेट हो ही जाता है, लेट हो ही जाता सर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा। है। जी जी जी। उसमें नहीं, टेको पहले तो इन्हें नहीं सुना था, अब आजकल मैं अखबार के माध्यम से। आजकल तो लोग उसे इंस्पिरेशन मान रहे हैं। नहीं, ऐसे ये भी गलत है। देखिए, जो बात तो वास्तव में गलत है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, सबसे पहली बात है। आपको किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत है, तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन आपने कानूनी हाथ में ले लिया और अपनी मनमर्जी करने लगे, तो वो तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये है, कहीं ना कहीं तो उनका अंत, इन चीज़ों का अंत होता ही है। लॉरेंस बिश्नोई जैसा आप बता रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी अखबारों में मीडिया के माध्यम से आ रहा है, मैं तो मानता हूँ गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। कि अपने आप को इतना लोकप्रिय बनाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो गलत है। युवाओं को बल्कि प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं, लोग युवाओं को इंस्पिरेशन मिल रहा है, किस चीज़ का इंस्पिरेशन मिल रहा है कि नहीं आप भी। मान रहे लोग उनको। नहीं, इंस्पिरेशन तो वो होता है जो एक अच्छे मार्ग पे ले जाए व्यक्ति को, एक सदमार्ग पे ले जाए व्यक्ति को। एक आईएएस अधिकारी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक आरएएस व्यक्ति से, एक डॉक्टर से, इंजीनियर से, एक टीचर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के काम करे, असामाजिक काम करे, उन लोगों से इंस्पिरेशन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो मेरी नज़र में वो गलत है, नहीं लेनी चाहिए। सर लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से सपोर्ट करेगी। सरकार, अभी तो वो जेल में बंद है। अभी उनके पास एक लेटर गया है महाराष्ट्र की कोई गवर्नमेंट से कि हम्म। आप पॉलिटिक्स में खड़े हो सकते हो। इसके बारे में नहीं क्या नहीं, बोलोगे? ऐसा नहीं। देखिए, जब व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है, हमारे भी यहाँ कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति रहे जिनका, अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, चोरी डकैती ऐसे मामले रहे। लेकिन हमारे यहाँ एक संविधान में एक नियम भी है कि भाई, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। हम किसी व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते, भाई आप ये कह के कि आप डाकू हैं, चोर हैं, ये हैं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो लड़िए चुनाव, अगर जनता आपको चाहती है तो जीतेगी। सर कोई मिडिल क्लास का कोई लड़का है, उसको सक्सेसफुल होने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि मिडिल क्लास का जो लड़का है, वो कहीं जाने से पहले अपनी पृष्ठभूमि, अपने धरातल को देख ले। उसका परिवार किस तरह का है, उसके परिवार क्या मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंशियल इतनी इनकम है? क्योंकि इन चीज़ों में जाने के लिए, राजनीति में जाने के लिए, बुढ़ापा आ जाता है फिर भी टिकट नहीं मिलता, पूरी जिंदगी लग जाती है फिर भी टिकट नहीं मिलता। तो आप, अगर आपके पास में पीछे, अगर पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट है आपके पास में, तभी सोच समझ के तब आप आगे कदम बढ़ाएं। और आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट करें। और आपको सबसे पहले युवाओं को ये सीख में देना चाहूँगा कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, कैरियर पे। दूसरी बात कि आप, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो रही। आजकल पेरेंट्स वगैरह ही कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे, और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं जिनमें बच्चा कामयाब हो सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर को पढ़ने के लिए बोल दिया जाता तो आज वो कहाँ होते हैं, बताइए आप। तो आपके बच्चे का मन जिसमें लगता है, आप देख ले, माता पिता सबसे बड़े एवुलेटर होते हैं अपने बच्चे का मूल्यांकन करने में। आपका बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जबरदस्ती मत कीजिए उससे। जिसमें मन लग रहा है कोई काम सिखा दीजिए, कोई अच्छा काम, अगर कोई हॉबी है उसको तो हॉबी सिखा दीजिए। सक्सेस ही तो होना है ना। अरे भाई, सफलता तो हर चीज में है, किस चीज में सफलता नहीं है? लेकिन शर्त यह है कि आप उस चीज के मास्टर माइंड बन जाए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन भी बनते हैं, अगर आप बिजली का भी काम करते हैं, छोटा ही भी कारपेंटर का भी काम करते हैं, लेकिन आप उसमें मास्टर बनो। आप, आपकी दूर दूर तक पहचान बने। जयपुर में हजारों उदाहरण बता दूंगा मैं आपको, जो पान की दुकान लगाते हैं लेकिन आज पूरे राजस्थान में फेमस है, जो कुकिंग का काम करते हैं पूरे राजस्थान में फेमस है। मुंबई में एक पान वाला है जो एक पान शायद 10,000 की समथिंग हाँ देता है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो रही। और भी क्षेत्र हैं जहाँ बच्चा जा सकता है, सफलता अर्जित कर सकता है। माता पिता को ये बात समझनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आपका बच्चा पढ़ाई में सक्सेस हो,
और भी चीज़, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, कोई हॉबी हो उसकी, कुकिंग सीख ले, आजकल तो बच्चे कुकिंग खूब सीख रहे हैं, कोई अच्छा स्किल सीख ले बच्चा, उसमें आप सक्सेस बन सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। सर आपकी नज़र में सक्सेस का मीनिंग क्या है? देखिए मेरी नज़र में सक्सेस वो व्यक्ति है जो अपने परिवार से संतुष्ट है, जो सुबह जाके शाम को घर आ जाए, अपने परिवार को संभाल ले, और उसकी गृहस्थी आराम से चल रही हो, कोई चिंता फिक्र नहीं हो। 10 तरह की चिंता है, मन में तनाव है, और आपके पास करोड़ों का बिजनेस है, वो भी बेकार है। हम्म, आपके पास में कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आपकी डेली रूटीन बहुत बढ़िया चल रहा है, परिवार में शांति है, यही सक्सेस है सबसे बड़ी। आपके परिवार में कलेश हो रहा है, आपके पास में बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो काहे की सक्सेस है। आपके भाई बंद आपसे बोलते नहीं है, पड़ोसी आपसे बोलते नहीं है, अब काहे की ये सक्सेस थोड़ी है। सक्सेस एक मिलीजुली सक्सेस होती है, जिसमें परिवार में अपनापन रहे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके भाई बंद आपकी रेस्पेक्ट करें, साथ बैठें उठें, आप माइंडली आप स्ट्रांग रहें, आपको चिंता फिक्र नहीं रहे जीवन में, ये सक्सेस है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये कोई सक्सेस नहीं है। 10 तरह की चिंताएं, 10 तरह की बीमारियां हैं आपकी, सक्सेस कहीं की हुई बताइए आप सुबह से निकल जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तब आते हैं रात को, हम्म, बस पैसा पैसा चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे ही हैं आज के बहुत टाइम सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, में। बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, गृहस्थी का मालूम नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। सक्सेस जो आपने पूछी, सफलता का मतलब ये है कि आपके पास में मल्टीपर्पज होना चाहिए। आपके माता पिता आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कहना मानते हो, आपके भाई बंद आपके साथ हैं, आपके मित्र आपके साथ हैं, आपके बच्चे सही लाइन पे चल रहे हैं, आप जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप सारे काम बड़े आराम से कर रहे हो, और भगवान ने इतना दे रखा है आपके, आपकी गृह गृहस्थी सही चल रही है, दिस इज द सक्सेस। सर ऐसा कोई ड्रीम्स है जिनको आप अब अचीव करना चाहते हो आगे? देखिए ड्रीम तो मेरा ये है, पहले एक ड्रीम ये था जब मैं विद्यार्थी जीवन था मेरा कि मैं एक डॉक्टर बनूं, फिर बाद में किस्मत का फेर ऐसा रहा कि वकालत के क्षेत्र में आए, राजनीति के क्षेत्र में आए। अब तो ड्रीम यही है कि एक जन सेवा करने का जरूर एक मुद्दा है, और जन सेवा जो होती है, अब आपके सर जन सेवा कर लें कौन रोकता है, लेकिन जन सेवा तभी होती है जब आपके पास कुछ पावर हो, हम्म, जब आपके पास कुछ शक्ति हो। हम्म, जन सेवा तभी होगी, आपने मुझे कोई काम बताया, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा। हम्म, मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा दुख होता है कि यार इतने सालों पहले भी वो सरकारी कॉलेज थे, आज भी वो सरकारी कॉलेज है। हम्म, तो एक मन में ये जरूर एक कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना है, या बड़ा दुख ऐसा है कि लोगों को जो चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। लोगों को जो चाहिए, अब बुजुर्ग लोग परेशान हैं, बीमार लोग परेशान हैं, युवा इधर से उधर भटक रहे हैं, हम्म, कई प्रकार की चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा सिस्टम बदल जाए, युवा लोगों के पास में ऐसी शिक्षा हो कि तुरंत रोजगार मिले, है, करप्शन खत्म कर दे। लेकिन ये सब करेंगे कैसे जब हमारे पास पावर होगी, शक्ति होगी। सोचने से करने से नहीं होगा। हम्म। जब आपके पास में कोई पावर आ जाएगी, कोई शक्ति आ जाएगी, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और वो जन सेवा में समर्पित हो, ये बात। तो सर कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आपका आकर? चैनल बहुत बढ़िया है, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, और मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे से बातें पूछी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपका चैनल बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति करे, ऐसे इस तरह का आशीर्वाद। सर आपको लगता है हमारा चैनल आगे फ्यूचर में नहीं, ग्रोथ बिल्कुल करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। आप में देखिए काम करने की एक तो मेहनत है, आप में सबसे हार्ड वर्क है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और जो व्यक्ति मेहनती है, उसको जीवन में कोई भी काम हो, कोई भी शक्ति हो, वो हरा नहीं सकती उसको। अगर आपका उद्देश्य ये है, तो आपने, मुझे उस मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, शाहरुख खान उसके फिल्म के नायक थे, उन्होंने ये बात बोली थी, उनके डायलॉग से मैं कभी इंस्पायर्ड भी था, कि अगर किसी भी काम को करने का आप में जुनून सवार हो जाए, तो तो सारी फिर कायनात। सारी कायनात अब लग जाती है उस काम को करने के लिए। हम्म, अगर किसी भी काम को करने का आप में जुनून है, नहीं मैं ये काम करूंगा, तो फिर आसपास की जो समस्याएं होती है वो अपने आप साइड में लग जाती है, वो फिर पूरी कायनात, पूरे लोग मिलके आपको इस काम को पूरा करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका चैनल बहुत तरक्की करेगा, आगे तक जाएगा, क्योंकि आपकी टीम बड़ी अच्छी टीम है, लोग बाग बड़े सक्रिय हैं, बड़े जुझारू हैं, ऐसा मेरा ईश्वर से भी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद भी है।